हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की वो सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कभी कभी हंसाती है, कभी रुलाती है और आखिर में दिल को एक नया सबक दे जाती है। मेरा नाम आंचल है। मैं लखनऊ के एक मध्यम परिवार से हूँ। पिताजी स्कूल में टीचर थे, माँ घर संभालती थीं। बचपन से ही मैं पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल गया। मेरी शादी अमित से हुई जब मैं 23 साल की थी। अमित बैंक में क्लर्क थे। शुरू के 2-3 साल तो जैसे सपने में बीते। हम दोनों सुबह चाय पीते, छोटी छोटी बातें करते, शाम को छत पर बैठकर शहर की लाइट्स देखते। अमित कहते, आंचल, तुम्हारे साथ हर मुश्किल आसान लगती है। मैं मुस्कुराकर उनका हाथ थाम लेती। हमारे 2 प्यारे बच्चे भी हुए, छोटी सीमा और बेटा आरव। घर छोटा था लेकिन खुशियों से भरा। फिर धीरे धीरे रियलिटी ने दस्तक दी। अमित की बैंक में प्रमोशन नहीं हुआ, सैलरी वहीं रही। महंगाई बढ़ी, बच्चों की फीस बढ़ी, माँ की दवा का खर्चा बढ़ा। अमित रात को थक कर आते, खाना खाते और चुपचाप सो जाते। मैं दिन भर घर संभालती, लेकिन मन में एक खालीपन रहता। मैंने सोचा क्यों ना कुछ अपना करूं। मेरी पुरानी सहेली रीता ने बताया कि उसके एनजीओ में महिलाओं को सिलाई और कंप्यूटर ट्रेनिंग का काम चल रहा है। आंचल, तू वॉलंटियर बन जा, घर से निकलेगी, कुछ सीखेगी, थोड़े पैसे भी आएंगे। मैंने हाँ कर दी। पहले दिन ही एनजीओ में मुझे राहुल मिला। राहुल वहाँ कोऑर्डिनेटर था। उम्र मुझसे थोड़ी ज़्यादा, शायद 32-33। गांव से शहर आया था। पढ़ाई पूरी करके यहीं रुका। उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता। पहले ही दिन उसने मुझे सिखाया कि कैसे महिलाओं को बुनियादी कंप्यूटर चलाना सिखाया जाए। मैं घबराई हुई थी। उसने धीरे से कहा, आंचल दी, घबराओ मत, एक एक करके सब सीख जाएंगे। तुम्हारी आंखों में जो जज्बा है वो काफ़ी है। उसकी बात सुनकर अजीब सा सुकून मिला। मैंने सोचा, कितने साल बाद किसी ने मुझे इतने विश्वास से देखा है। धीरे धीरे काम बढ़ा। हम साथ में क्लास लेते, महिलाओं की कहानियाँ सुनते। राहुल बताता कि उसके गांव में उसकी माँ अकेली रहती हैं, वह हर महीने पैसे भेजता है। मैं भी अपनी ज़िंदगी की बातें शेयर करने लगी। अमित की थकान, बच्चों की पढ़ाई, घर का बोझ। वह सिर्फ सुनता, कभी सलाह देता, आंचल दी, थोड़ा अपने लिए भी समय निकालो। कभी कभी जब मैं थक जाती, वह चाय लाकर रख देता। बस इतना ही। कोई गलत नज़र नहीं, कोई इशारा नहीं, सिर्फ सम्मान और दोस्ती। फिर माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। रात के 2 बजे तेज़ बुखार और सांस फूलने लगी। अमित बाहर शहर गए हुए थे। मैं घबरा गई। फ़ोन उठाया और राहुल को कॉल कर लिया। वह बिना एक पल सोचे अपनी पुरानी कार लेकर आ गया। माँ को उठाकर अस्पताल पहुँचाया। डॉक्टर ने कहा, पहुँचने में देर हो जाती तो खतरा था। राहुल रात भर बाहर वेटिंग एरिया में बैठा रहा। सुबह जब रिपोर्ट आई, उसने खुद दवाइयाँ खरीदी और बोला, आंचल दी, घर जाओ, आराम करो, मैं यहाँ रहूँगा। उसकी आंखों में चिंता देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। मैं सोचने लगी, इतना सहारा अगर अमित भी दे पाते तो। लेकिन तुरंत खुद को टोका, आंचल, यह सिर्फ दोस्ती है। उस दिन के बाद हमारी बातें और बढ़ीं, लेकिन मैंने कभी भी अमित से छुपाया नहीं। घर आकर सब बताती। अमित सुनते और कहते, ठीक है, लेकिन ज़्यादा मत खुलना। मैं हंसकर टाल देती। राहुल भी कभी घर नहीं आया, सिर्फ एनजीओ में, कभी फ़ोन पर काम की बात। लेकिन दिल में एक तड़प शुरू हो गई थी। मैं राहुल की मेहनत, उसकी साफ नज़र देखकर सोचती, काश अमित भी इतना समझदार और सपोर्टिव होते। रात को बिस्तर पर लेटकर कभी कभी उनकी बातें याद आतीं, लेकिन मैं खुद को समझाती, तुम शादीशुदा हो, 2 बच्चे की माँ हो, ये सिर्फ सम्मान है, कुछ और नहीं। लेकिन ज़िंदगी कभी सीधी नहीं चलती। एक शाम एनजीओ से लौटते समय हम बस स्टॉप पर खड़े थे। राहुल मुझे बस में चढ़ाने आया था। बस बातें हो रही थीं। तभी मेरी सास की पुरानी सहेली सुधा आंटी वहाँ से गुजर रही थीं। उन्होंने फ़ोन निकाला और एक फ़ोटो खींच ली। अगले दिन ही लोकल व्हाट्सएप ग्रुप में फ़ोटो वायरल हो गई। कैप्शन था, आंचल का नया दोस्त, अमित को पता है क्या। फिर शुरू हुई अफवाहों की बाढ़।
कोई कहता रोज़ 7 देखे जाते हैं, कोई कहता एनजीओ का बहाना है, रात को भी फ़ोन पर बातें होती हैं। सुधा आंटी ने खुद सास को फ़ोन करके कहा, बहू को संभालो, इज़्ज़त का सवाल है। घर आकर सास ने मुझे घूरा, ये क्या चल रहा है आंचल, पूरा मोहल्ला बातें कर रहा है। मैं रोते हुए समझाने लगी, माँ जी, वह सिर्फ सहेली का दोस्त है, माँ की मदद की थी, लेकिन वे नहीं मानी। अमित शाम को आए तो चुप थे। रात को बोले, आंचल, मुझे यकीन है तुम पर, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, मेरी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। मैंने उन्हें फ़ोटो दिखाई, समझाया, लेकिन उनके चेहरे पर शक साफ दिख रहा था। अगले दिन अमित के ऑफिस ग्रुप में भी मैसेज आ गया। कोई अनजान नंबर से फेक स्क्रीनशॉट भेजा गया, जैसे राहुल का नंबर से, आंचल, कल रात मिलते हैं, वही जगह। अमित ने मुझे दिखाया। मैं हैरान रह गई। मैंने ऐसा कुछ नहीं भेजा, लेकिन अमित चुप हो गए। घर का माहौल बिगड़ गया। बच्चे भी पूछने लगे, मम्मी, पापा क्यों चिल्लाते हैं? मैंने राहुल से दूरी बना ली, एनजीओ जाना बंद कर दिया। वह समझ गया। एक बार फ़ोन किया, आंचल दी, अगर मेरी वजह से परेशानी हो रही है तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। मैं रोकर बोली, नहीं राहुल, तुम गलत मत समझो, लोग। लेकिन बात अधूरी रह गई। रातें बेचैन गुजरने लगीं। मैं सोचती, क्यों लोग बिना जाने किसी को बदनाम कर देते हैं। मेरी कोई गलती नहीं, फिर भी इज़्ज़त पर सवाल। अमित से बात करना मुश्किल हो गया। वे चुप रहते, मैं अकेली तड़पती। माँ की दवा का पैसा भी कम पड़ने लगा। फिर एक दिन हकीकत सामने आई। सुधा आंटी की बेटी प्रिया भी उसी एनजीओ में आती थी। प्रिया को राहुल पसंद था, लेकिन राहुल ने कभी ध्यान नहीं दिया। जलन में प्रिया ने ही वह फेक स्क्रीनशॉट बनाए थे। सुधा आंटी ने फ़ोटो शेयर की थी। जब माँ की हालत और बिगड़ी और अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, तो राहुल ने बिना बताए एक अच्छे डॉक्टर से बात की और फ्री ट्रीटमेंट का इंतज़ाम कर दिया। प्रिया अस्पताल आई तो सब देख लिया। उसकी आंखें भर आईं। उसने मुझे अलग बुलाया और रोते हुए कहा, आंचल दी, मैंने बहुत गलती कर दी, जलन में सब किया। अब मुझे समझ आ गया कि तुम कितनी सच्ची हो। मैं सबको सच बता दूंगी। उसने लोकल ग्रुप में वॉइस मैसेज भेजा। सब कुछ कबूल किया। मैंने फेक मैसेज बनाए थे, आंचल दी और राहुल भैया सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मैंने उनकी इज्जत खराब की, मुझे माफ़ी चाहिए। पूरे मोहल्ले में हलचल मच गई। अमित ने मैसेज देखा तो चुप हो गए। शाम को घर आए, मेरे पैरों पर गिर पड़े। आंचल, मैंने तुम पर शक किया, माफ़ कर दो, मैं अंधा था। सास भी रोई, बहू, मैंने भी बिना सोचे तुम्हें डांटा। राहुल ने भी फ़ोन किया, बोला, आंचल दी, मैं हमेशा दोस्त ही रहूँगा, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। मैंने कहा, राहुल, तुमने कभी सीमा नहीं तोड़ी। तुमने मुझे सिखाया कि सच्ची मदद बिना उम्मीद के होती है। उस घटना के बाद सब बदल गया। अमित ने नई जॉब ढूंढी, छोटा सा बिजनेस शुरू किया। हम साथ मिलकर घर चलाने लगे। मैंने एनजीओ में वापस जाना शुरू किया, लेकिन अब अमित भी कभी कभी साथ जाते। बच्चे खुश थे। प्रिया अब मुझे बहन मानती है। राहुल भी अपने गांव लौट गया, लेकिन साल में एक बार फ़ोन ज़रूर करता है। दोस्तों, इस कहानी से मैंने सीखा कि अफवाहें जहर की तरह फैलती हैं। बिना सच्चाई जाने किसी पर शक मत करो। रिश्तों में भरोसा सबसे बड़ा ख़जाना है। सच्चा प्यार या दोस्ती कभी सीमाएं नहीं तोड़ती, बल्कि उन्हें और मजबूत बनाती है। जो गलती करता है उसे पछतावा ज़रूर होता है, और अगर दिल साफ हो तो बदलाव भी आ जाता है। ज़िंदगी में थोड़ा विश्वास रखो, थोड़ा समय दो, सब ठीक हो जाता है। मैं आज भी वही आंचल हूँ, लेकिन अब ज़्यादा समझदार, ज़्यादा मजबूत। और आपसे बस इतनी गुजारिश, कभी किसी की ज़िंदगी अफवाहों से न बर्बाद करो। सच्चाई हम। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है मेरठ के पुराने मोहल्ले से, जहाँ गलियों में सुबह शाम कीचड़ और फूलों की महक दोनों साथ चलते थे। वहाँ रहती थी साबा, 26 साल की, स्कूल की टीचर। उसका चेहरा साधारण था, लेकिन आंखों में एक ऐसी चमक थी जो बच्चों को पढ़ाते वक्त और भी निखर जाती। घर में पिता रिटायर्ड क्लर्क थे, माँ घर संभालती थी और छोटा भाई आमिर कॉलेज में पढ़ता था। परिवार साधारण था, लेकिन इज्जत का नाम रोशन था। साबा सुबह 5 बजे उठकर चाय बनाती, माँ के साथ रोटियां सेंकती, फिर स्कूल जाती। शाम को पड़ोस की बच्चों को फ्री ट्यूशन देती। लोग कहते थे, साबा दीदी जैसी लड़की कम ही मिलती है। पड़ोस में ही कुछ महीने पहले लौटा था बिलाल, 28 साल का, इंजीनियर।
दिल्ली में अच्छी नौकरी छोड़कर परिवार की छोटी सी मशीनरी की फैक्ट्री संभालने आ गया था। उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं थी, माँ अकेली नहीं संभाल पाती। बिलाल का स्वभाव शांत था, बात कम करता लेकिन काम में पूरी लगन। पहली मुलाकात तब हुई जब साबा की माँ बीमार पड़ी। रात के 10 बज गए थे, दवा लाने कोई नहीं था। बिलाल ने अपनी बाइक निकाली, दवा लाकर दी और बोला, आंटी परेशान मत होइए, मैं कल सुबह डॉक्टर को लेकर आऊँगा। साबा ने दरवाजे से देखा था, बस इतना ही। लेकिन उस रात उसने पहली बार सोचा, कुछ लोग बिना वजह मदद कर देते हैं। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगीं। बिलाल शाम को छत पर चाय पीने आता, साबा भी कभी कभी किताब लेकर ऊपर चली जाती। पहले तो सिर्फ नमस्ते और कैसी है फैक्ट्री, फिर बातें गहरी हो गईं। बिलाल बताता कि वह फैक्ट्री को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहता है ताकि मज़दूरों की मज़दूरी बढ़े। साबा सुनती और कहती, बिलाल भाई आपकी सोच अच्छी है, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरे स्कूल के बच्चे गरीबी में न फंसें। कभी कभी हंसी भी छूट जाती। बिलाल देखता कि साबा हंसते वक्त आंखें झुकाती है, जैसे शर्म आ रही हो। उसे अच्छा लगता। वह खुद को रोकता, लेकिन दिल में एक हल्की सी चाहत पनपने लगी। ना कोई गलत बात, ना कोई छूना, बस एक एहसास कि इसके बिना शाम अधूरी लगती है। एक दिन आमिर का एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल पलट गई। अस्पताल में ऑपरेशन के 50,000 रुपये लगे। साबा के पिता के पास पैसे नहीं थे। बिलाल ने चुपके से मदद कर दी। जब साबा ने पूछा तो उसने कहा, दीदी ये उधार है, जब आमिर ठीक हो जाएगा तो आप मुझे अपनी फ्री ट्यूशन में शामिल कर लीजिएगा। साबा की आंखें भर आईं। उस रात छत पर दोनों चुपचाप बैठे रहे। बिलाल ने धीरे से कहा, साबा आपकी हिम्मत देखकर लगता है कि दुनिया में अच्छाई अभी बाकी है। साबा मुस्कुराई, और आपकी मदद देखकर लगता है कि भगवान ने कुछ लोग अच्छे बनाने के लिए भेजे हैं। उस पल दोनों के दिल में कुछ हलचल हुई, ना कोई इजहार, ना कोई वादा, बस एक गर्माहट। लेकिन जिंदगी को शायद यह गर्माहट पसंद नहीं आई। बिलाल की मौसी की बेटी रुबायदा मोहल्ले में रहती थी। वह बिलाल को पसंद करती थी। जब उसने देखा कि बिलाल साबा के घर ज़्यादा आने लगा तो उसका दिल जलने लगा। रुबायदा ने सोचा, यह साधारण टीचर मेरे रास्ते में आ गई। उसने फ़ोन पर बिलाल और साबा की पुरानी तस्वीरें लीं जिनमें वे छत पर बात कर रहे थे। फिर फ़ोटोशॉप से और व्हाट्सएप चैट बनाई। उसमें लिखा था जैसे साबा कह रही हो, बिलाल मेरे परिवार की मदद कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। साथ में एक फेक ऑडियो क्लिप भी बनाई जिसमें किसी और लड़की की आवाज़ को एडिट करके साबा जैसी बना दिया। बिलाल तुम्हारी फैक्ट्री का पैसा मेरी शादी में लगेगा। रुबायदा ने यह सब मोहल्ले की व्हाट्सएप ग्रुप में और स्कूल के कुछ टीचर्स को भेज दिया। अगले दिन आग लग गई। स्कूल के प्रिंसिपल ने साबा को बुलाया। साबा तुम्हारी इज्जत का सवाल है, अभिभावक शिकायत कर रहे हैं। साबा स्तब्ध रह गई। उसने रोते हुए कहा, सर यह सब झूठ है, मैंने कभी। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। घर पर पिता को दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर ने कहा, स्ट्रेस कम कीजिए वरना। साबा की माँ रो रो कर कहती, बेटी मोहल्ले वाले मुंह पर थूक रहे हैं, हमारी इज्जत कहाँ गई। बिलाल के घर भी तूफान आ गया। उसके पिता ने कहा, बेटा हमने तेरे लिए रुबायदा का रिश्ता सोचा था, फैक्ट्री का पार्टनरशिप भी उसी के परिवार से था। तू इस साबा के चक्कर में क्यों पड़ा, वह तो पैसों के लिए। बिलाल ने पहली बार आवाज़ उठाई, अब्बा साबा जैसी लड़की पैसों के लिए नहीं, ये सब अफवाह है। लेकिन बिलाल का दिल भी डगमगा गया। फेक ऑडियो सुनकर वह रात भर नहीं सो सका। अगली सुबह वह साबा के घर गया। साबा ने दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखें सूजी हुई थीं। बिलाल ने पूछा, साबा सच बताओ, क्या तुमने कभी। साबा ने आंसू पोंछते हुए कहा, बिलाल भाई अगर आप भी विश्वास नहीं कर रहे तो मैं क्या कहूँ, मैंने तो बस आपकी मदद स्वीकार की थी। अब अगर मेरी वजह से आपकी फैक्ट्री का नुकसान हो रहा है तो मैं दूर चली जाऊंगी। बिलाल की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, नहीं साबा, मैं जानता हूँ तुम निर्दोष हो, लेकिन परिवार। उस दिन से साबा ने स्कूल जाना बंद कर दिया। घर में चुपचाप रहने लगी। आमिर ठीक हो चुका था, लेकिन परिवार का कर्ज बढ़ गया था। बिलाल रात रात भर सोचता, मैंने साबा को दिल दिया था, लेकिन अब इज्जत का बोझ। रुबायदा चुपके से मुस्कुराती, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी डर लगने लगा था। एक दिन बिलाल ने फैक्ट्री के पुराने कर्मचारी से पूछा, भाई
ये क्लिप कहाँ से आई? कर्मचारी ने बताया कि रुबायदा के फ़ोन में ऐसी ऐप्स हैं। बिलाल ने चुपके से रुबायदा के फ़ोन की जांच की जो उसने भाई के ज़रिए करवाई। सबूत मिल गए। बिलाल ने रुबायदा को घर बुलाया, सामने सब रख दिया। रुबायदा पहले इनकार करती रही, फिर रो पड़ी। बिलाल, मैं तुमसे प्यार करती थी, सोचा था तुम मेरे हो जाओगे, लेकिन जब तुम साबा के पास जाते देखा तो जलन हो गई। मैंने सोचा था कि अफवाह से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब देख रही हूँ मैंने कितनी बड़ी गलती की। साबा दीदी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। बिलाल ने गुस्से से कहा, रुबायदा, तुमने सिर्फ साबा की नहीं, पूरे परिवार की इज्जत लुटाई। अब तुम खुद जाकर सबको सच बताओ। रुबायदा ने रोते हुए हामी भरी। अगले दिन रुबायदा मोहल्ले की बैठक में खड़ी हो गई, सारे सबूत दिखाए। बोली, मैंने झूठ फैलाया, साबा दीदी बिल्कुल साफ हैं, मैंने उनकी तस्वीरें एडिट की, आवाज़ बदली, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी जलन में सबको दुखी कर दिया। लोग स्तब्ध रह गए। साबा के पिता ने आंसू पोंछे। स्कूल प्रिंसिपल खुद साबा के घर आए और माफ़ी मांगी। साबा, तुम वापस आ जाओ, तुम्हारी नौकरी हमेशा तुम्हारी है। बिलाल के पिता ने भी बेटे को गले लगाया। बेटा, मैंने गलत सोचा, साबा जैसी लड़की घर में लाने से इज्जत बढ़ेगी न कि घटेगी। लेकिन साबा ने फैसला कर लिया था। उसने बिलाल से कहा, बिलाल, तुम्हारी फैक्ट्री और परिवार के लिए मैं दूर चली जाती, मेरी वजह से तुम्हें इतना दुख झेलना पड़ा। बिलाल ने उसका हाथ थामा पहली बार और बोला, साबा, अब दूर जाने की बात मत करो, मैंने तुम्हें दिल से चाहा है। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी मदद, तुम्हारा धैर्य, ये सब मुझे मिला है। अब परिवार भी मान गया है। 6 महीने बाद दोनों की शादी हो गई, सादगी से, मोहल्ले के सबके सामने। रुबायदा भी आई थी। उसने साबा के पैर छुए और कहा, दीदी, मैंने पछतावा कर लिया, अब मैं भी स्कूल में आपकी मदद करूंगी, कभी अफवाह नहीं फैलाऊंगी। साबा ने उसे गले लगाया। बेटी, गलती सबसे होती है, सुधार लेना सबसे बड़ी बात है। आज 10 साल बाद साबा और बिलाल की 2 प्यारी बेटियां हैं। बिलाल की फैक्ट्री बड़ी हो गई, लेकिन वह मज़दूरों का ख्याल रखता है। साबा स्कूल चलाती है और गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाती है। कभी कभी छत पर बैठकर पुरानी बातें याद करते हैं। बिलाल कहता, साबा, अफवाहों ने हमें तोड़ा नहीं बल्कि जोड़ा। साबा मुस्कुराती, हाँ, लेकिन सच और विश्वास के बिना कुछ नहीं टिकता। दोस्तों, इस कहानी से एक बात साफ होती है, प्यार में जलन और झूठ कभी नहीं जीतते। अफवाहें चाहे कितनी भी तेज़ फैलें, सच्चाई की रोशनी उन्हें हमेशा जला देती है। गलती करने वाले को पछतावा ज़रूर होता है, और जो सच्चे होते हैं उनकी इज्जत हमेशा बरकरार रहती है। अगर आपने कभी किसी अफवाह का शिकार महसूस किया हो तो याद रखिए, धैर्य और सच आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब मेरी मेहनत को सार्थक बनाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अल्लाह हाफिज़।